हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी इकोनॉमिक्स क्लास में हमारा जो टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी से रिलेटेड और कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर द फील्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और व्हाट आर द कंटेंट्स that we have to study in macroeconomics class 12. So macroeconomics, as I have told you, macroeconomics means it is a branch of economics which studies the problems and issues of an economy as a whole. यानी पूरी इकोनॉमी की जब हम स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, तो वी हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो। तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने कल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। द नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। क्लियर? तो सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स के तौर पर मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज कब हुई या कैसे हुई? हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज एट द सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज हम उसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि व्हाट आर द नीड फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैड सजेस्टेड दैट इफ बायर्स एंड सेलर्स इन ईच मार्केट टेक देयर डिसीजन following only their own self-interest, economists will not need to think of the wealth and welfare of the country as a whole separately. मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहले अगर हम बिफोर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग कि बायर्स एंड सेलर्स का सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से वो लोग डिसीजन लेंगे इकोनॉमी के बारे में, उनका सेल्फ इंटरेस्ट होगा, इसलिए पूरे इकोनॉमी के लिए सेपरेटली उसके वेल्थ या वेलफेयर के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स एडम स्मिथ सपोर्ट करते थे एक तरह से फ्री इकोनॉमिक्स की। फ्री इकोनॉमिक्स का मतलब है, फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स का मतलब है कि बायर्स एंड सेलर्स खुद डिसाइड करेंगे और मार्केट ऑपरेट करेगी, क्योंकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट होगा दोनों का ही प्रॉफिट का। इसलिए अलग से वेल्थ या वेलफेयर सोसाइटी या सोसाइटी एज ए होल की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली व्हाट द economist gradually discovered that they had to look further. Economists found that first, in some cases the market did not or could not exist. Secondly, in some other cases market exists but failed to produce equilibrium of demand and supply. And thirdly, and most importantly, in large number of situations, society for the state or for the people as a whole had decided to pursue certain important social goals unselfishly in areas like employment, administration, defense, education and health. अब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ किसी और थर्ड फोर्स की या ये कहें कि गवर्नमेंट की या किसी के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अदर इकोनॉमिस्ट ने टाइम के पैसेज के साथ साथ ये देखा कि या तो इस तरह की मार्केट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं होती है या हो ही नहीं सकती है, और सेकंड ये देखा कि अगर कहीं मार्केट है भी तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा, यानी डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई में इक्विलिब्रियम होगा तभी तो सब कुछ सेटिस्फाइड होगा, बट ऐसा भी नहीं था। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये कि सोसाइटी या ये कहे कि स्टेट को कुछ डिसीजंस करने पड़ते या करने पड़े, लाइक डिसीजन फॉर द हेल्थ, डिसीजन फॉर द एम्प्लॉयमेंट, डिसीजन फॉर द एजुकेशन, डिफेंस। ये सोसाइटी को या स्टेट को या कहें कि गवर्नमेंट को अनसेल्फिशली लेने पड़े। तो इट मीन्स सब कुछ ऑटोमेटिक ऑपरेट नहीं होता, यानी कि सिर्फ बायर्स एंड सेलर्स की वजह से इकोनॉमी नहीं चलती। देयरफॉर द माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस मेड बाय इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स नीड टू बी मॉडिफाइड। इसीलिए जरूरत पड़ी कि क्यों ना
ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो डिसीजन मेकर्स हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड इंडिविजुअल पर है, इंडिविजुअल की बात करता है, एक सिंगल यूनिट की बात करता है, इसका मतलब उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। एंड देन इट नीडेड मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स, अब ज़रूरत पड़ी मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स की। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, बिफोर मैक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ का ये मानना था कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनका सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से मार्केट एग्जिस्ट होगी और किसी को भी अलग से सेपरेटली वेल्थ या वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर या इकोनॉमी के, होल इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, या तो मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती या एग्जिस्ट कर नहीं सकती कुछ केसेस में। अगर हम फॉर एग्जांपल लें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे रेलवे है, रेलवे में इट इज़ ए सोशल प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करेगा, गवर्नमेंट करेगी, तो वहाँ इस तरह की मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सेकेंडली, अगर मार्केट है तो वहाँ इक्विलिब्रियम नहीं था। तीसरी बात कि जो सोशल गोल्स हैं, लाइक या ये कहें कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कौन फिल करेगा, तो उसकी जिम्मेवारी भी स्टेट गवर्नमेंट को या सोसाइटी को कलेक्टिवली लेनी पड़ रही थी, लाइक डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। तो दैट्स वाई दे आर नीडेड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकर। इसका मतलब, जो मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर का मतलब है कि जो पूरी इकोनॉमी के लिए डिसीजन ले सके, पूरी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए, पूरी इकोनॉमी की वेल्थ के ग्रो करने के लिए जो डिसीजन ले सके, उसकी ज़रूरत पड़ गई। नाउ इट इज़ क्लियर। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ अब क्वेश्चन है, हु आर मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स यानी जो सोसाइटी की या एक पूरे इकोनॉमी की वेलफेयर की बात करेंगे, कौन होंगे, कौन लोग होंगे डिसीजन मेकर, कौन होंगे मेन प्लेयर्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आर परस्यूड बाय द स्टेट इटसेल्फ और statutory bodies like Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and similar other institutions. Typically, each such body will have one or more public goals to pursue as defined by the law or the Constitution of India itself. अगर हम इंडिया की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकर्स कौन होंगे, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के बनाए हुए इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं लाइक आरबीआई या सेबी, जो जिनका एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी डिसीजन गवर्नमेंट का होगा या कॉन्स्टिट्यूशन से डिफाइंड होगा, उसके अकॉर्डिंग वो कोई एक गोल डिसाइड करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। फॉर एग्जांपल आरबीआई क्या करती है, आरबीआई का गोल क्या है, क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल, दोनों तरह से। सिमिलरली सेबी का काम क्या है, सेबी सिक्योरिटीज़ या कैपिटल मार्केट को रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, अब ये तो हो गया इनका, वो आर द डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर या मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी का डिसीजन लेंगे। अभी वो आरबीआई पूरे देश में मनी के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड डिसीजन लेती है, सेबी जो कैपिटल मार्केट के रिलेटेड डिसीजंस लेती है पूरे इकोनॉमी के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू द मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स ट्राई टू डू। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो डिसीजन मेकर हैं ये एक्चुअली करेंगे क्या, ये लोग क्या करना चाहते हैं इस तरह के डिसीजंस लेकर। देखिए, ऑब्वियसली दे ऑफन हैव टू गो बियॉन्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड ट्राई टू डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल एज ए होल। अब देखिए, ये जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन, ये लोग इस तरह से रेगुलेट करेंगे या ये कहें कंट्रोल करेंगे रिसोर्सेज को, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, जिससे वेलफेयर लोगों का और देश का बढ़े। यानी उन रिसोर्सेज से जो इनकम जनरेट होगी वो वेलफेयर में काम आएगी। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, नाउ ये तो हुआ नीड और रिक्वायरमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा हम पास्ट की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज कैसे हुआ, हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स emerge as a separate branch of economics. Okay, macroeconomics as a separate branch of economics emerged after British economist John Maynard Keynes published his celebrated book General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. The dominant thinking of economists before Keynesian was that all the laborers
who are ready to work will find employment, and all the factories will be working at their full capacity. And this school of thought is known as classical traditions और classical thinkers. देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको एडम स्मिथ के बारे में। तो देखिए, जॉन मेनार्ड केन्स एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1936 में एक बहुत ही पॉपुलर बुक पब्लिश की जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उससे पहले के जो भी इकोनॉमिस्ट थे वो ऐसा सोचते थे कि जितने भी लेबर्स हैं जो काम करना चाहते हैं उनको सबको काम मिल जाता है, और जो भी फैक्ट्री हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम करती है। इट मीन्स देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट फोर्स और स्टेट फोर्स, यानी किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मानते थे। ठीक है, और उस विचारधारा को बोला जाता था क्लासिकल थिंकर्स और क्लासिकल ट्रेडिशन। ऐसा पारंपरिक विचारधारा या परंपरावादी इकोनॉमिस्ट कहा जाता था उन लोगों को। ये था जॉन मेनार्ड केन्स से पहले, जब उनकी बुक आई 1936 में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। लेकिन 1929 में पूरे दुनिया के अंदर महामंदी आ गई। इट इज़ कॉल्ड द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। इन 1929 the subsequent years saw the output and employment level in all the countries of Europe and North America fall by the huge amount. It affected other countries of the world as well. Demand for goods in the market was low. Many factories were lying idle. Workers were thrown out of the job. अब जो क्लासिकल थिंकर्स थे वो तो ये मानते थे कि जो भी लेबर काम करना चाहता है उसको काम मिल जाता है और सभी फैक्ट्रियाँ फुलेस्ट कैपेसिटी से काम करती हैं। लेकिन 1929 में पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा डिप्रेशन आ गया, मंदी आ गई। इस मंदी में क्या हुआ कि आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल सभी लगातार कई सालों तक गिरने शुरू हो गए, यानी डाउन चले गए। अगर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में गिरावट आई। इट अफेक्टेड द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और सिर्फ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरे दुनिया के तमाम देशों में इस ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट हुआ, इसका प्रभाव पड़ा। सभी चीज़ों की डिमांड घटनी शुरू हो गई, बहुत कम रह गई। फैक्ट्रियाँ या तो आइडल हो गई, मीन्स या तो वो ठप हो गई या बंद हो गई, और वर्कर्स जो थे, अब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो वर्कर्स को भी काम से निकाला जाने लगा, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। अगर हम यूएसए की बात करें, अकेले यूएसए में फ्रॉम 1929 टू 1933, 1929 से 1933 तक, अगर अमेरिका की बात करें एट द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था अमेरिका का वो 3 to 25% हो गया, यानी जो 3% था वो बढ़कर 25% हो गया। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग एंड आर लुकिंग फॉर द जॉब divided by total number of people who are working or looking for the job. अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो रेट है जहाँ जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जॉब नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल वर्क फोर्स या लेबर फोर्स हम कह सकते हैं, यानी वो लोग जो काम पर हैं और वो लोग जो काम पर नहीं हैं, टोटल पॉपुलेशन के वो लोग जो काम करना चाहते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 3% था अमेरिका के अंदर वो बढ़कर 25% हो गया ओवर द टाइम पीरियड, यानी लगातार लगभग 4 साल। ओवर द सेम पीरियड एग्रीगेट आउटपुट इन यूएसए फॉल बाय अबाउट 33%। अगर हम एग्रीगेट आउटपुट की बात करें तो वो भी लगभग 33% कम हो गया, 33%। These events made economists think about the functioning of the economy in a new way. अब इकोनॉमिस्ट, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कुछ नए तरीके से सोचें। एंड द फैक्ट दैट द इकोनॉमी मे हैव लॉन्ग लास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट हैड टू बी थ्योराइज्ड अबाउट एंड एक्सप्लेन्ड, यानी कि जो भी कुछ हो रहा है इकोनॉमी के अंदर उसको फिर से थ्योराइज्ड और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और केन्स बुक was an attempt in this direction. Unlike his predecessors, his approach was to examine the working of the economy in
its entirety and examine the interdependence of the different sectors, the subject of the macroeconomics was born. देखिए, एक बार फिर से आपको समझाता हूँ क्या हुआ कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, यानी महामंदी छाई दुनिया भर के अंदर। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और वर्ल्ड के सभी देशों में लगभग डिमांड बहुत कम हो गई। सभी देशों में डिमांड कम हो गई, या तो फैक्ट्रियां बंद हो गई या ठप पड़ गई, या लोग जो थे जॉब से निकाले जाने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। अकेले अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1929 से 33 के बीच में 25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। प्रोडक्शन या आउटपुट की बात करें वो 33% डाउन हो गया। और ये सारी जो कंडीशन थी वो लगातार चल रही थी, लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। अब इस कंडीशंस में इकोनॉमिस्ट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब हमें एक नए सिरे से सोचना होगा इस इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में। तो एट दैट टाइम केन्स की जो बुक आई द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें इन सारे चीज़ों के जवाब लोगों को मिले। यानी पूरी इकोनॉमी को एंटायरली तौर पर सोचने की ज़रूरत है। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट था क्लासिकल के बीच में, वो इंडिविजुअल यूनिट की बात करते थे, लेकिन केन्स ने पहली बार जो बात की वो मैक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट्स की बात की, या मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी की बात की, या ये कहें कि हमें पूरी इकोनॉमी को, एंटायर इकोनॉमी को एग्जामिन करने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है सभी सेक्टर जो आपस में इंटरडिपेंडेंट है उनको भी एग्जामिन किया जाए। एंड देन द सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज बॉर्न, और तब से ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट की शुरुआत हुई या इसका जन्म हुआ, ऐसा कह सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अदर रिलेटेड जो कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। यानी अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे ही कंसेप्ट इश्यू हुआ, अब हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इकोनॉमिक एजेंट्स के तौर पे हम मान सकते हैं कि जो सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, फर्म्स मीन द प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट्स आर दोज हु अंडरटेक द टास्क ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में से जुड़े हुए हैं किसी तरह से, वो फर्म कहलाती हैं। सेकेंड, द स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट हु फ्रेम्स लॉज, इम्पोज टैक्सेस, spend money on infrastructure and development, health, and may undertake production also, ठीक है, इस टर्म्ड है स्टेट। यानी गवर्नमेंट जो टैक्सेस भी लगाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा खर्च करती है, हेल्थ एजुकेशन पर पैसा खर्च करती है, ठीक है, और कुछ मामलों में कहीं कहीं प्रोडक्शन भी करती है, उस स्टेट यानी गवर्नमेंट को स्टेट कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सेकंड सेक्टर हो गया स्टेट। यानी हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, है ना, तो पूरी इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं अब कौन कौन से हो गए इकोनॉमिक एजेंट्स के तौर पर। एक तो फर्म्स हो गई जो प्रोडक्शन में जुड़ी हैं, एक स्टेट हो गया जो सारी चीज़ों को, पूरे एंटायर इकोनॉमी को रेगुलेट करता है, या वो भी कुछ चीज़ों में डिसीजन मेकर है, या ये कहे कि सोशल वेलफेयर का डिसीजन मेकर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाला है। एंड द थर्ड सेक्टर, द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इज़ द हाउस होल्ड सेक्टर। Household sector means a single individual who take decisions relating to her consumption, to her own consumption, or a group of individual for whom decisions relating to consumption are jointly determined. The household consists of people. These people work in firms as workers and earn wages, or they work in the government department and earn salaries, or they are the owners of the firms and earn profits. Indeed, the market in which the firms sell their product could not have been functioning without the demand coming from the household. अब हाउसहोल्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए हाउसहोल्ड क्या है। हाउसहोल्ड मीन्स इंडिविजुअल जो चीज़ों की डिमांड करता है। इंडिविजुअल भी हो सकता है या कलेक्टिवली हम जॉइंटली भी किसी की, पूरे सपोज फैमिली है, फैमिली के लिए कंजम्पशन की जो डिमांड होती है वो फैमिली हेड करता है, तो जॉइंट डिमांड भी हो सकती है, ठीक है ना। और द हाउस होल्ड, अब ये हाउस होल्ड को इनकम कहाँ से मिलती है। हाउस होल्ड, भाई हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है, लेकिन हाउस होल्ड की इनकम होती है, या तो फर्म में काम कर रहा है, वर्कर के तौर पर वेजेस मिल रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, फर्म है तो प्रॉफिट कमा रही है, और वो जो अर्निंग है उससे वो कंजम्पशन करता है। और
जब तक ये हाउस होल्ड कंजप्शन नहीं करेंगे, ये डिमांड नहीं करेंगे, तो कोई भी फर्म काम नहीं कर पाएगी, या कहे कि कोई भी फर्म का प्रोडक्शन कामयाब नहीं हो पाएगा, उसकी फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। तो हाउस होल्ड भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो हो गया फर्म जो प्रोडक्शन कर रही है, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट, या ये स्टेट कहें या गवर्नमेंट कहें, जो इन सारी चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का या सोशल वेलफेयर का काम करती है। थर्ड, हाउस होल्ड जो कंजम्पशन या डिमांड जनरेट करते हैं। अब फोर्थ है एक्सटर्नल सेक्टर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है एट द प्रेजेंट मॉडर्न इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पर अगर हम देखें तो। एक्सटर्नल सेक्टर क्या है? ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर आल्सो एंगेज्ड इन एक्सटर्नल ट्रेड विच इज़ नोन एज एक्सटर्नल सेक्टर। सभी देश दूसरे देशों के साथ एक्सटर्नल ट्रेड में जुड़े हुए हैं, और वो सेक्टर कहलाता है एक्सटर्नल सेक्टर। वो भी एक इकोनॉमी का हिस्सा है, ठीक है। फर्म हो गया, गवर्नमेंट हो गई, और हाउस होल्ड यानी कंजम्पशन करने वाले लोग। और चौथा है, वो भी इकोनॉमी का हिस्सा, पूरे इकोनॉमी जिससे प्रभावित होती है वो है एक्सटर्नल ट्रेड, दूसरे देशों से होने वाला व्यापार या बिजनेस, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक। नंबर वन एक्सपोर्ट, नंबर टू इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? व्हेन द डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है, व्हेन द डोमेस्टिक कंट्री सेल गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे देशों को चीज़ें बेचे तो एक्सपोर्ट है। व्हेन डोमेस्टिक कंट्री बाय गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन इट इज़ इम्पोर्ट। अगर दूसरे देशों से हम चीज़ें खरीदें तो वो इम्पोर्ट हो गया। इसके अलावा भी एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मैंने कहा ना मॉडर्न इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी में जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या है? मीन्स ये भी हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को पूरी तरह से प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। कैपिटल कैसे? फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज में फ्लो इनटू द डोमेस्टिक कंट्री। विदेशी पैसा हमारे देश में आता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। सिमिलरली हमारे देश के लोग दूसरे देश में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमी जो है इंटरनेशनल या एक्सटर्नल सेक्टर से भी रिलेट करती है। तो दीज आर द फोर सेक्टर्स। फोर सेक्टर्स मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब होल स्टडी हम कर रहे हैं तो उसके इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एजेंट या सेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो हो गए फर्म, एक हो गए गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए, और तीसरा हो गया हाउस होल्ड कंजप्शन या डिमांड के लिए, एंड फोर्थ हो गया एक्सटर्नल सेक्टर या एक्सटर्नल ट्रेड which include export, import and capital. This is all about this first chapter, introduction of macroeconomics. So I think मैंने पूरी कोशिश की है, आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इवन देन you have any doubts, any questions, any queries related to this topic, you can ask me. और हाँ, प्लीज़ इस चीज़ों को एक बार आप अगर फिर से पढ़ना चाहें तो मेरे लिंक पर जाकर आप ऐसे फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो आप बाद में भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो थैंक यू वेरी मच।